वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आप कैसे हैं ये बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, कैसी पढ़ाई चल रही है, और जो भी इश्यूज़ हुए हैं उनको ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल चलते हैं, आज के नए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है द सम ऑफ फ्रैक्शन 4/3, 5/9, 6/18। कह रहा कि जो भिन्नें दी गई हैं 4/3 और 5/9 और 6/18, इनका सम का मतलब होता है योग। सम का क्या मतलब होता है बेटा? योग। सम का मतलब होता है योग। तो चलिए देखते हैं। देखो फ्रैक्शन में कुछ होता है कि व्हेन द सेम डिनोमिनेटर्स, कह रहा व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब हर समान होते हैं हम आसानी से भिन्नों को जोड़ अथवा घटा सकते हैं। अगर हमको भिन्नों को जोड़ना हो या घटाना हो तो हमको ये देखना ज़रूरी होगा कि हमारा जो हर है, हमारा जो डिनोमिनेटर है, इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं वो सेम है कि नहीं। अगर ये सेम होते हैं तो हम आसानी से ऊपर के न्यूमरेटर्स को जोड़ भी सकते हैं अथवा घटा भी सकते हैं। लेकिन तब क्या हो, जब ये समान ना हो, तब हम क्या करते हैं, इन हारों का 3 का, 9 का और 18 का एलसीएम लेते हैं। 3, 9, 18, 3, 9, 18। 3 से ही रिड्यूस होगा, पहले 2 से रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि 18 इज डिविजिबल बाय 2। तो 2 9 जा 18, 9 नोट डाउन हो जाएगा क्योंकि 9 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 नोट डाउन हो जाएगा क्योंकि 3 2 से डिविजिबल नहीं है। अब इसके बाद देखिए 3 से रिड्यूस करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर एक बार 3 से ले जाएंगे, 1 नोट डाउन करेंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब इसका एलसीएम अगर आप जानना चाहें तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 2 3 जा, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 3 जा 6, 3 जा 18, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब जो एलसीएम होता है वही इन तीनों को हम जो है तीनों की जगह वही 18 लिख देंगे। 3 6 जा 18, तो 4 6 जा 24, 4 का 6 टाइम टेबल पढ़ेंगे, प्लस 3 का 6 टाइम टेबल पढ़ के 18 लाए तो 4 का 6 टाइम टेबल पढ़ेंगे। 9 2 जा 18, तो 5 का 2 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे। जितना डिनोमिनेटर में उतना न्यूमरेटर में, प्लस 18 1 जा 18, तो 6 1 जा 6 ही रहेगा। 6 1 जा 6, 4 6 जा 24, प्लस 5 2 जा 10 और 6 1 जा 6। अब देखिए ये हो गया 16 और ये हो गया 24 और टोटल के अपान होगा 18। फिर आपका आ जाएगा, देखिए 4 और 0 और 6, 6 4 10, 0 कैरी 1, 2 1 3 और 1 कैरी 4, 40/18 हो जाएगा। अब हम इसको 40/18 को रिड्यूस करेंगे 2 से। 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0 और 2 9 जा 18। अब ये रिड्यूस नहीं होंगे, हम इसको लिख सकते हैं 20/9, है ना। तो देखिए हमारा ये विकल्प और ये विकल्प गलत हो जाएगा, चौथा ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा फंडा नहीं है कि इस तरह का कि नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल ईजियर वे में आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। द क्वेश्चन नंबर 2 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। दो संख्याएं अगर मान लो पहला a है और दूसरा b है, उनका गुणा किए तो 5/4 आया। दो संख्याओं का प्रोडक्ट दे रहा है, यानी गुणनफल दे रहा है 5/4 है। इफ वन ऑफ द नंबर, यदि उनमें से एक संख्या यानी b की जगह 5/6 हो तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द अदर नंबर,
या व्हाट इज़ द अदर नंबर, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी। कह रहा है कि दो संख्याएं ए और बी थी, उनका गुणा करने के बाद गुणनफल यानी उनका प्रोडक्ट 5/4 आ रहा था, और इसने बता दिया कि बी अथवा ए में से किसी एक की वैल्यू आपकी 5/6 आ गई, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अदर नंबर। तो अब इसको देखिए ध्यान से। अब हम यहाँ से, चूँकि इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, यू हैव टू डिपोजिट द 5/6 टू अदर साइड। इट मीन्स कि अगर आपको ए का मान निकालना है तो 5/6 को अदर पक्ष, दूसरे पक्षों में, दूसरे पक्ष में इसको पक्षांतर करना पड़ेगा। तो हम 5/6 से यहाँ गुणा किए हैं, तो उधर जाएगा तो सीधे 5/4 और भागे 5/6, क्योंकि उधर गुणा था, इस साइड में गुणा तो अदर साइड में जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब आप ये कहिए कि भिन्न में हमको भाग आती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, भाग की जगह गुणा करेंगे, तो 5/4 अगर भाग गुणे में बदलेगा तो 5/6 का 6/5 हो जाएगा। 5 से 5 कट गया, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3/2 ही आपका आंसर हो जाएगा। द अदर नंबर विल बी 3/2 इफ़ यू कंसीडर, then 2 will be not, 2 will not be your answer, 1/2 will not your answer, 3/2 will be your answer, and 2/3 will not be your answer. Understand प्यारे बच्चों, इसको आप नोट डाउन करिए। आफ्टर दैट आई विल explain the question number 3 and I will show you how to solve this question easily and the easier way. Understand, dear students, kindly note it. चलिए देखिए, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न ये है, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर। द करेक्ट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मीनिंग होता है व्यवस्था, और करेक्ट का मतलब होता है सही। तो जो कह रहा है कि द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर का अर्थ होता है भिन्नात्मक संख्याएं, जो भिन्न के रूप में जो संख्याएं दी गई हैं उनका असेंडिंग ऑर्डर में जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, व्यवस्था दी गई है, अरेंजमेंट दिया गया है, वो कौन सा है ना। तो पहले ये क्या बताएगा, मैं पहले ही आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 17/25 है, फिर इसके बाद 17/13 है, और उसके बाद 17/27 है, सॉरी 17/19 है, फिर दिया है 17/27। यही संख्या है, और इसको असेंडिंग ऑर्डर ASCENDING और ORDER, ये ऑर्डर होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ
क्रम, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद अगर मैं कहूँ 5, 7, 3, 9 का असेंडिंग ऑर्डर, तो मैं पहले लिखूँगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। एक ऐसे इस तरह का ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट मीन्स बढ़ता हुआ क्रम, या इसको आरोही क्रम, आरोही क्रम भी कहते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। इतना समझ में आना चाहिए। अब कैसे आपको समझ में आएगा कि कैसे इनमें आरोही क्रम इसका कैसे करें। पहले आप भिन्नों में दो चीज़ें ज़रूर देखा करिए, इनके न्यूमिरेटर्स यानी इनके अंशों को ज़रूर देखा करिए। दूसरा इनके डिनोमिनेटर्स यानी इनके हरों को, इनके दो पहलुओं को आप जरूर देखा करिए, हर को और अंश को, इनके न्यूमरेटर्स को या डिनोमिनेटर्स। जब हर समान होंगी, जब डिनोमिनेटर्स समान होंगे, तो हर में जो संख्या छोटी वही भिन्न छोटी। लेकिन यदि अंश समान हुए तो हर में जो हर बड़ा वही भिन्न सबसे छोटी। तो उस हिसाब से तो ये भिन्न सबसे छोटी, उससे बड़ी ये भिन्न, उससे बड़ी ये भिन्न, उससे और सबसे बड़ी ये भिन्न। तो सबसे पहले लिखेंगे 17/25, उससे बड़ी 17/27 और उससे बड़ा 17/25 और उससे बड़ा 17/19 और सबसे बड़ा 17/13। देखिए, अगर हर समान होते, अगर ये नीचे की संख्याएं समान होती, सपोज दैट अगर ये 17 नीचे रहता, तो हम सबसे बड़ी संख्या 17/27 को कहते या 27/17 को कहते, क्योंकि जब हर समान होता है तो जो संख्या सबसे बड़ी है वो क्या है। तो आपको ये तो हो गया आपका असेंडिंग। अब यही इसी का उल्टा हो जाता तब, है ना। तो सबसे पहले हम 13/17 लिखते, फिर उसके बाद 19/17 लिखते, फिर 25/17 और लास्ट में 27/17 लिखते। लेकिन अगर हम ध्यान दें, जब अंश यानी न्यूमरेटर्स अगर ऊपर की संख्याएं समान होती हैं, तो हम नीचे के हरों को देखते हैं, और जो हर जितना बड़ा वो उतना ही छोटा होता है। 27 इनमें सभी हरों में बड़ा है, इसलिए ये भिन्न 17/27 सबसे छोटी, उससे बड़ा 25 है, 27 से बड़ा मतलब छोटा 25 है। इसके बाद ये संख्या इससे बड़ी हो जाएगी, तो ये सबसे छोटा और इससे बड़ा ये, इसके लिए इसके बाद ये लिखेंगे, फिर इससे बड़ा ये, इसके बाद ये लिखेंगे, और सबसे बड़ा ये, इसलिए इसको ये लिखेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा। तो कौन सा विकल्प हमारा है ये देखना है। तो विकल्प संख्या हमारा देखिए 17/19, 17/13, 17 ये गलत है, ये नहीं होगा। और 17/27, 17 ये सही है, मान लीजिए ये आपका गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए 17/27, 17/20, 17/27, 17/25, 17/19 और 17/30। दिस विल योर करेक्ट, है ना, अरेंजमेंट फॉर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ तो नहीं लग रही है हमको, आप सबको समझना होगा। नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं, इजीली पुटअप किए जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम्स में आते हैं। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपका 2013 में, यह 13 में, उसके बाद 17 में, उससे पहले 1993 में, ये प्रश्न जो है इन ईयर्स में आए हुए पुटअप्स क्वेश्चंस हैं। ये सब क्वेश्चंस पुटअप्स क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस आपके रिकमेंडेड क्वेश्चंस, ये सब आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो नो डाउट
आपको समझ में आ गया होगा, जब ऊपर के अंश समान होते तो जिसका हर बड़ा वही भिन्न सबसे, वही फ्रैक्शन सबसे स्मॉलर होता है। तो जब 17 सबके हर समान, तो 17/27 सबसे छोटा, 17/25 उससे बड़ा, और 17/19 उससे बड़ा, और सबसे बड़ी संख्या 17/13 हो जाएगी, है ना। लेकिन जब हर समान होंगी तो जो सबसे छोटी अंश में संख्या होगी वही संख्या सबसे छोटी, और जो अंश में सबसे बड़ी होगी वही आपका सबसे बड़ा नंबर होगा। इतना नोट करिए। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स के बाद आपका जो है 65-33 पढ़ा रहे हैं, है ना, क्योंकि मैथ्स की क्लासेस में जो है कुछ इश्यूज़ की वजह से जो है क्लासेस आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो चलिए देखते हैं। द प्लेग्राउंड इज एज एसेंशियल, एसेंशियल मतलब तो आवश्यक, एसेंशियल लिख लीजिए, आवश्यक या महत्वपूर्ण होता है। आवश्यक कह रहा है कि जो प्लेग्राउंड है इज एज एसेंशियल एज क्लासरूम्स, कह रहा है कि जो प्लेग्राउंड है उतना महत्वपूर्ण है जैसे कि एक कक्षा। द स्टूडेंट लर्न्स हिज लेसन्स ऑफ माइंड इन द क्लासरूम एंड एड्स टू हिज स्टोर ऑफ नॉलेज, है ना। ध्यान से सुनिएगा। द स्टूडेंट्स लर्न हिज लेसन्स ऑफ माइंड, है ना, इन क्लासरूम एंड एड्स टू हिज स्टोर ऑफ नॉलेज। क्या कह रहा है कि जो छात्र क्या करता है, छात्र जो है क्लासरूम यानी कक्षा में लिया गया जो सीख है, जो पाठ है, उसको सीखता है कक्षा में, और उसको जो है अपने नॉलेज में स्टोर करता है, यानी अपने नॉलेज में उसको ऐड कर लेता, जोड़ देता है या संग्रहित कर देता है। अच्छा आगे देखिए ज़रा। बट लेकिन द प्लेग्राउंड ट्रेन्स हिज पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी बोथ, कह रहा है लेकिन जो प्लेग्राउंड है यानी जो खेल का मैदान है, ट्रेन्स हिज पावर ऑफ माइंड, ट्रेन्स हिज पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी बोथ, कह रहा कि उसके मस्तिष्क की जो शक्ति का जो है क्या करता है, उसको ट्रेन करता है, ट्रेन प्रशिक्षित करता है ना, और उसको क्या करता है एंड बॉडी बोथ, मतलब जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क और शारीरिक शक्ति को नियंत्रित करना और उसे जो है प्रेरित करने का काम अगर कोई करता है तो हमारा क्या करता है, प्लेग्राउंड करता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मानसिक यानी आपको डिसीजन मेकिंग बनना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे आपको जो है प्लेग्राउंड का जो वर्क है। अगला देखिए, हेयर ही लर्न्स फिजिकल स्किल्स एंड एंड्योरेंस, हेयर ही लर्न्स फिजिकल स्किल्स एंड एंड्योरेंस, यहाँ पर फिजिकल स्किल्स यानी जो शारीरिक है ना, शारीरिक तरीके ढंग जो है कुछ लोग सीखते हैं, एंड एंड्योरेंस और अनुशासन भी सीखते हैं। ही फर्दर लर्न्स हाउ टू रिमेन अलर्ट, और ये बाद में जो सीखते हैं कि कैसे हमको हमेशा सक्रिय रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, एंड वॉचफुल, और क्या रहना चाहिए, वॉचफुल यानी केयरफुल रहना चाहिए, हमेशा देख रेख करते रहना चाहिए। हाउ टू गेट एन एडवांटेज ओवर हिज ओपोनेंट, कैसे अपने विरोधी से हम क्या कर सकें, हाउ टू गेट एडवांटेज, लाभ ले सकें, कह रहा कि कैसे अपने विरोधी के अक्रिय रहने पर हम लाभ ले सकते हैं, ये भी खेल हमको सिखाता है। अब इसके बाद कह रहा है आगे,
दस द स्टूडेंट गेट मेंटल एंड फिजिकल ट्रेनिंग इन द प्लेग्राउंड टुगेदर। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो छात्र है गेट मेंटल एंड फिजिकल ट्रेनिंग, मानसिक और शारीरिक प्रशिक्षण लेता है खेल के मैदान में ऑल टुगेदर, मतलब एक साथ। अगर आप बट है ना, द ग्रेटेस्ट गुड डेराइव्ड बाय हिम इज दैट ही लर्न्स द टीम स्पिरिट। बट द ग्रेटेस्ट गुड, यानी करा कि सबसे बड़ा है ना गुड डराइव्ड बाय हिम इज दैट ही लर्न्स टीम स्पिरिट, है ना। करा कि लेकिन जो सबसे बड़ी सामग्री डराइव्ड बाय हिम, जो उसने प्राप्त की है, इज दैट वह कि ही लर्न्स, उसने सीख लिया है, टीम स्पिरिट, यानी एक समूह की शक्ति को उसने समझ लिया है कि संगठनिक शक्ति कैसे होती है, कैसे एक संगठन में एक टीम में स्पिरिट होती है, ताकत होती है। ही गवर्नड बाय नो सेल्फिश आर इंडिविजुअल मोटिव्स। कर ही गवर्न, वह अनुशासित रहता है, शासित रहता है, बाय नो सेल्फिश, किसी स्वार्थपूर्ण नहीं, अब बल्कि इंडिविजुअल मोटिव्स, यानी अपने खुद के मोटिव से, अपने खुद के उद्देश्य की पूर्ति के लिए। ही रेदर थिंक्स ऑफ ए टीम एज अ होल, वह हमेशा एक समूह को, एक टीम को एक संपूर्ण के रूप में देखता है, कभी टीम को में अपने अकेले बिहेवियर को नहीं समझता है। ही दिस टीम स्पिरिट हेल्प हिम टू फाइट नोबल कॉज इन लेटर इन लाइफ। कह रहा कि किसी भी समस्या से लड़ने में यही टीम स्पिरिट, यही समूह की शक्ति उसे उसकी मदद करती है ना, लेटर इन लाइफ, यानी जीवन में, फिर बाद में जीवन में। चलिए अगला प्रश्न, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर डज ए स्टूडेंट लर्न फिजिकल स्किल, एक छात्र, वेयर डज है ना, कहाँ पर, अगर फिजिकल स्किल, देखिए मेंटल स्किल की बात हम कह रहे हैं तो हम कह सकते हैं क्लासरूम है, स्कूल, कंप्यूटर हॉल, तो ये तो नहीं है। जो हमारा वाक्यांश के अनुसार अगर हम देखें तो कंप्यूटर स्किल, हॉल, स्कूल, क्लासरूम, यहाँ पर हम फिजिकल स्किल डेवलप नहीं कर पाते हैं। हम एक प्लेग्राउंड चुनते हैं जहाँ हम ये अपनी सारी फिजिकल स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं। आगे कह रहा है, वेयर डज ए स्टूडेंट लर्न लेसन ऑफ माइंड, कहाँ एक छात्र अपने मस्तिष्क को, यानी बौद्धिक क्षमता को विकसित करने का पाठ सीख सकता है। ए प्लेग्राउंड, क्लासरूम, कंप्यूटर हॉल, स्कूल। तो आप यहाँ पे देखिए, पैराग्राफ में देखिए ज़रा, देखिए देखिए, द स्टूडेंट लर्न्स हिज लेसन ऑफ माइंड इन द क्लासरूम, कहाँ सीख सकता है, कक्षा में सीख सकता है। तो यहाँ पर आपका आ रहा है प्लेग्राउंड, तो कह रहा है वेयर डज स्टूडेंट लर्न्स लेसन ऑफ माइंड, कहाँ एक छात्र अपनी, है ना, जीवन के बारे में या अपनी बौद्धिक क्षमता के बारे में पाठ सीख सकता है। प्लेग्राउंड में, कक्षा में, कंप्यूटर हॉल में, स्कूल में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको बता दें कहाँ पर सीख सकता है, आप प्लेग्राउंड में नहीं, स्कूल में नहीं, कंप्यूटर हॉल में नहीं, क्लासरूम में वो अपने लेसन ऑफ माइंड, अपने बौद्धिक क्षमता का विकास करने के लिए वो पाठ सीख सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट गुड लर्नड बाय ए स्टूडेंट, सबसे महत्वपूर्ण सामग्री क्या है जो एक छात्र सीखता है। फिजिकल स्किल्स, तो ये तो सीखता है, चलिए ठीक है। मेंटल ट्रेनिंग होती है, मानसिक प्रशिक्षण होता है, ये भी सही है। सेल्फिश मोटिव, ये गलत है ना। टीम स्पिरिट, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर हम बात जानें तो टीम स्पिरिट ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण है। यानी समूह की शक्ति को अगर कोई बात जानता है, कोई सीख पाता है कि समूह की शक्ति क्या है, तो वो कब सीख पाता है, जब वो प्लेग्राउंड में होता है, जब वो खेल के मैदान में होता है। तो चलिए अगला है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना।
अशुद्ध वाक्य को चुनिए। बोथ प्लेग्राउंड एंड क्लासरूम आर एसेंशियल। कक्षा और है ना खेल का मैदान दोनों ज़रूरी है। इनकरेक्ट, तो ये बात सत्य है भैया, लेकिन ये सत्य है इसलिए ये असत्य हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि कह रहा कि भैया गलत खोजिए। ये स्टूडेंट लर्न्स टीम स्पिरिट, भाई साहब सही बात है। एक छात्र क्या सीखता है? टीम स्पिरिट सीखता है प्लेग्राउंड में। ये स्टूडेंट बिकम केयरलेस एंड वॉचलेस, कह रहा है लापरवाह हो जाता है और क्या है वॉचलेस यानी ध्यान नहीं देता है। ये सही है कि नहीं सही है तो ये अभी बाद में देखेंगे। ही गेट्स मेंटल एंड फिजिकल ट्रेनिंग, वह मानसिक और शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है। वह टीम की शक्ति को पहचान लेता है और वह क्लासरूम और जो प्लेग्राउंड है दोनों हमारे शरीर के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए ज़रूरी है। तो सबसे इनकरेक्ट की बात अगर हम करें तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। ये कह रहा है स्टूडेंट बिकम केयरलेस एंड वॉचलेस, एक छात्र केयरलेस हो जाता है और वॉचलेस होता है। तो ये बात गलत है और चूँकि गलत है इसलिए ये सही है, क्योंकि कह रहा है कि करेक्ट नहीं इनकरेक्ट स्टेटमेंट को क्या करिए चुनिए। तो ऑप्शन नंबर 4 विल ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स द ability to continue doing something painful or difficult for a long period of time। कह रहा है which one of the following, इनमें से कौन सा है ना, means मतलब होता है साधन, the ability to continue doing है ना, continue doing something painful, कह रहा कि कौन सी योग्यता लगातार है ना दर्द सहते हुए भी लगातार कार्य करने की प्रेरणा हमको देती योग्यता देती है। आर डिफ़िकल्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट है ना कंप्लेनिंग, बिना कंप्लेन किए बिना किसी शिकायत के लगातार काम करते रहने की प्रेरणा हमको किस जगह से मिलती है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स द एबिलिटी टू कंटिन्यू एंड डूइंग something painful or difficult for a long period of time without complaining। कह रहा कि क्या है इसेंशियल महत्वपूर्ण, गलत, वॉचफुल देख रेख करना, एंड्योरेंस या एडवांटेज। तो यहाँ पर हो जाएगा वॉचफुल है और एंड्योरेंस है। तो ज़रा देखिए सेंटेंस में हियर ही लर्न फिजिकल स्किल एंड एंड्योरेंस, मतलब अपने अंदर स्वशासन यानी खुद के वजह से शासित होना। ये को कहाँ सीखता है? ये आपका प्लेग्राउंड में सीखता है। दैट्स वाई ये लाभ देख रेख करना ये सब नहीं, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। एंड्योरेंस मतलब स्वशासन सीख लेता है व्यक्ति खेल के मैदान में। स्वशासन यानी खुद से स्वशासित रहना, शासित रहना, ये चीज़ है। अब इसके बाद ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए 34वां पैराग्राफ आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। लिखा द लार्ज पार्ट ऑफ अरेबिया इज़ डेजर्ट, करा अरब देश का नाम सुना है आपने सऊदी अरेबिया, तो उसी को कहते हैं सऊदी अरब। तो कह रहा है कि जो लार्जेस्ट पार्ट है यानी सबसे बड़ा लार्ज पार्ट एक बड़ा भाग सऊदी अरब का इज डेजर्ट यानी मरुस्थल है, मरुस्थल मरा हुआ स्थल है, डेजर्ट मतलब मरुस्थल होता है। द अरब्स हु आर नॉट इन सिटीज, अरबी लोग जो शहरों में नहीं रहते हैं, लिव इन द डेजर्ट ऑल द ईयर्स राउंड, कह रहा है कि जो अरबी लोग गांव मतलब शहरों में नहीं रहते हैं वो रहते हैं कहाँ, इन द है ना लिव इन द डेजर्ट ऑल ओवर राउंड, वो रेतों में रहते हैं, मरुस्थलों में रहते हैं। दे लिव इन टेंट, वे तंबुओं में रहते हैं। दैट कैन पुट अप एंड स्टक डाउन इजली, जिसे आसानी से बनाया और बिगाड़ा जा सकता है करेक्ट, जिसे आसानी से तान दिया जा सकता है और उसको फोल्ड कर दिया जा सकता है।
दे मूव फ्रॉम वन प्लेस एंड अनदर सीकिंग ग्रास एंड वाटर फॉर देयर शिप्स। कह रहा है सीकिंग मतलब होता है यहाँ तलाश में। कह रहा है कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं किसकी तलाश में, घास और पानी की तलाश में। किनके लिए, फॉर दियर शिप्स, उनकी भेड़ों के लिए, है ना। तो जो लोग सोचते हैं कि भाई अरब देश में जाने से बहुत पैसा है, ये है वो है, तो आप जान लीजिए वहाँ भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो भेड़ पालक होते हैं, शेफर्ड का जीवन व्यतीत करते हैं और इधर उधर वॉन्डरिंग करते रहते हैं और साथ में जो है वाटर और ग्रास के लिए इधर उधर मूव करते रहते हैं, वॉन्डरिंग करते रहते हैं। आगे है ग्रास फॉर देयर शिप्स एंड गोड्स कैमल्स एंड हॉर्सेस। कह रहे किन के लिए, उनकी भेड़ों के लिए, बकरियों के लिए, कैमल्स यानी ऊँटों के लिए, एंड हॉर्सेस और उनके घोड़ों के लिए। अगला है दीज अरब्स ईट स्वीट फिग्स एंड डेट्स। कह रहा है कि दीज अरब्स, ये अरबी लोग क्या करते हैं, स्वीट फिग्स एंड डेट्स यानी मीठे गूलर और क्या खजूर खाते हैं। ईट्स अरब ईट्स, जो ये अरब्स यानी अरब पीपल्स होते हैं वे खाते हैं मीठे जो है गूलर और क्या है ये खजूर के फल खाते हैं। दे ड्राई देम, वे उन्हें सुखा देते हैं। एंड यूज़ देम एज अ फूड ऑल ईयर राउंड, और उन्हें भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं ऑल ईयर राउंड, पूरे वर्ष भर। एन अरब्स इज़ वेरी प्राउड ऑफ राइडिंग हिज हॉर्स। कह रहा अरबी लोग, सॉरी यहाँ थोड़ा सा ऊपर का स्टेटमेंट छूट गया। कह रहा दीज अरब्स हैव द फाइनेस्ट हॉर्सेज इन द वर्ल्ड। फाइनेस्ट मतलब सबसे अच्छे, फाइन मतलब अच्छा होता है, यानी फाइनेस्ट मतलब सबसे अच्छे। इस वर्ड को मीनिंग लिख लीजिए, सबसे अच्छे। कह रहा इन अरबियों के पास सबसे अच्छे क्या होते हैं, हॉर्सेस होते हैं, घोड़े होते हैं, घोड़े होते हैं। इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे अच्छे घोड़े होते हैं। इसकी बात भी आप ध्यान रखिएगा, मतलब फाइनेस्ट हॉर्स इन द वर्ल्ड। अब कह रहा है कि एन अरब इज़ वेरी प्राउड ऑफ राइडिंग हिज हॉर्स। कह रहा है एक अरबी जो है अपने घोड़े को चलाना मतलब एक घोड़े को राइड करना, घुड़सवारी करने, अपने घोड़े की घुड़सवारी करने को बहुत स्वाभिमान, मतलब अपने स्वाभिमान महसूस करता है जब वो घोड़े की अपनी घुड़सवारी करता है। एंड लव्स हिम ऑलमोस्ट एज मच एज ही लव्स हिज वाइफ्स, और उतना उनको प्रेम करता है जैसे वो अपनी पत्नियों को प्रेम करते हैं। एंड चिल्ड्रंस, और बच्चों को। ही नेवर पुट हैवी लोड अपॉन हिज हॉर्स। वे नेवर मतलब कभी नहीं, पुट्स मतलब रखते हैं, डालते हैं, हैवी लोड्स भारी मतलब भारी जो है क्या है, लोड यानी भार, अपॉन हिज हॉर्सेस मतलब अपने घोड़ों के ऊपर। तो वो भैया घोड़ों को बहुत एकदम फूल की तरह रखते हैं भैया। कह रहा लोड्स अपॉन हिज हॉर्सेस मतलब अपने घोड़ों के ऊपर बहुत हैवी लोड नहीं रखते हैं। द कैमल इज मच मोर यूजफुल टू अरब देन हिज ब्यूटीफुल हॉर्स। कह रहा है जो कैमल है वो भी क्या है, मच मोर यूजफुल, ज़्यादा उपयोगी है, टू अरब्स अरबियों के लिए, दैन हिज ब्यूटीफुल हॉर्स उनके सुंदर घोड़ों की तुलना में। चूँकि सिंस मतलब चूँकि द फॉर्मर इज मच लार्जर, द फॉर्मर इज मच लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर। कह रहा है क्योंकि जो कैमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मच लार्जर बड़े होते हैं, एंड स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा मतलब ताकतवर होते हैं। अरब लोड्स है ना, अरब्स जो अरबी लोग होते हैं, लोड्स कैमल्स यानी कैमल ऊँटों के ऊपर भार लोड करते हैं यानी डालते हैं, एंड राइड देम और उन्हें उनकी सवारी करते हैं, टू भी मतलब उनकी सवारी भी करते, फॉर माइल्स एंड माइल्स अक्रॉस द डेजर्ट यानी मीलों मीलों तक
उसी रेत में मीलों मीलों तक वे क्या करते हैं, उनकी सवारी करते हैं। इफ़ ही वर रियली, है ना, करा कि इफ़ ही वर रियली द शिप ऑफ डेजर्ट विच ही ऑफन कॉल्ड, क्योंकि यद्यपि वे क्या है, वास्तव में शिप ऑफ डेजर्ट कहलाते हैं, यानी जहाज कहलाते हैं मरुस्थल की, किसके, मरुस्थल के जहाज, मरुस्थल के जहाज कहलाते हैं, है ना, विच ही इज ऑफन कार्ड, जिन्हें वे हमेशा अक्सर कहते रहते हैं। तो अब पहला प्रश्न आपके पास जाता है ये, अरब आर फॉन्ड ऑफ, अरब शौकीन होते हैं किसके, कैमल्स के, हॉर्सेस के, ड्रिंकिंग वाइन शराब पीने के, लिविंग इन टेंट सिटीज़। तो ये सब नहीं, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो ये वाला विकल्प आपका दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, वे घोड़ों के शौकीन होते हैं। फॉन्ड का मतलब यहाँ पे पाया नहीं, FOUND होता है पानी का, इस फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, है ना, कि अरबी लोग शौकीन होते हैं, नमकीन नहीं होते हैं, शौकीन होते हैं भैया, किस चीज़ के, घोड़ों के शौकीन होते हैं। फिर कह रहा अरब्स ईट्स, अरब घोड़े खाते हैं, हॉर्स मीट खाते हैं, तो यहाँ पे जिक्र नहीं आया मीट खाने का। राइप स्वीट फिक्स, है ना, पके हुए स्वीट फिक्स, मीठे गूलर और खजूर को खाते हैं, राइस स्वीट, और ये तो समझ में आया ना आपको। तो यहाँ पे आपका कौन सा, ये तीसरा और पहला विकल्प गलत हो जाएगा, पहला तीसरा चौथा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। वे पके हुए जो है गूलर और खजूर खाते हैं। आगे है, देखिए फिग का मतलब गूलर भी होता है, अंजीर भी होता है, तो अगर गूलर होता होगा वहाँ पे तो गूलर नहीं तो अंजीर ही होगा। तो आगे है, अरब कीप्स हॉर्सेज एंड कैमल्स, शिप एंड डॉग्स, काउज एंड हॉर्सेस, तो काउज एंड हॉर्सेस, शिप एंड डॉग्स। तो अरब कीप्स काउज एंड हॉर्सेस, शिप एंड डॉग्स की बात में काऊ का तो यहाँ पे नहीं आया है जिक्र कोई, काऊ और हॉर्सेस का मतलब हॉर्सेज और कैमल्स का जिक्र तो आया है, शिप का भी जिक्र आया, ज़रा देखते हैं डॉग का जिक्र आया है कि नहीं। देखिए, फॉर देयर शिप गोट कैमल एंड हॉर्सेस, कैमल एंड हॉर्सेस, शिप गोट कैमल एंड हॉर्सेस, तो डॉग, डॉग का नाम नहीं आया इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। काऊ और हॉर्सेस का, काऊ का नाम नहीं आया तो इसलिए काऊ और हॉर्सेस गलत हो जाएगा। जब ये दोनों नहीं हुए तो ऑल ऑफ दीज मतलब ये सभी कैसे होंगे, इसलिए पहला विकल्प वो घोड़े और ऊँट रखते हैं, वे घोड़े और क्या रखते हैं, ऊँट रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं आपके सामने ये रहा, अरब लिव्स इन टेंट, अरबी लोग कहाँ रहते हैं, तंबुओं में रहते हैं। इन सिटीज़, शहरों के लोग तंबुओं में नहीं रहते। यहाँ पे कहा है कि जो शहरों में नहीं रहते, उनके अलावा जो लोग हैं, इन द डेजर्ट, मरुस्थलों में, करा अरब लिव्स इन टेंट, इन डेजर्ट, इन टाउन, इन विलेजेस। तो यहाँ पे जो मरुस्थलों में रहते हैं, जो लोग रहते हैं, वो लोग क्या है, जो शहरों में नहीं रहते, वो लोग कहाँ रहते हैं, टेंट्स में रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, दूसरा विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अरबी लोग तंबुओं में रहते। आज के लिए बेटा बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।